कुमार। और जो आज हम बात करेंगे वो है काफी खूब होने वाला है। लेसन महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, सबको जरूरत पड़ेगा ये समझने का। थ्योरी लेसन है, मतलब यार म्यूजिक का सिद्धांत है। इस लेसन में मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा दोस्तों, आराम से सिंपल सा बेसिक सा बताऊंगा कि क्या है ये हमारे लिए, आगे कैसे काम करेगा, क्या है म्यूजिक, मतलब कैसे काम करता है ये हम चीज़ों को समझना। मेजर माइनर जो EADGB हम बात करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है, तो कोशिश करूंगा इस लेसन में अब बताने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आप लोगों का आधा सफ़र तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, मतलब आधा सफ़र आप लोगों ने तय कर लिया है। अब उसको पूरा करने के लिए बस कुछ ही बा और कुछ में थोड़ा सा मिक्स हो गया, तो बस कुछ ही लेसन हमारे अध्याय बचे हैं, वीडियोस आगे बचे हैं, जो इस सफर को कंप्लीट कर देंगे एकदम हमें एक परफेक्ट गिटारिस्ट बनाने में। परफेक्ट मतलब बेसिक तो हमारा कवर हो जाएगा, बाकी आपकी आगे की मेहनत है। जो हमारा 3 महीने का कोर्स था वो 3 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बस कुछ ही लेसन बचे हैं, तो कुछ ही वीडियो आपके पास आएंगे। तो आपको आधा आ गया है बेसिक का, यकीन मानो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी था। अब जो यहाँ से जो पहले हमने काम किया, जो यहाँ तक हमारा सफ़र रहा 18 लेसन तक, तो हमारा प्रैक्टिकली मतलब हाथों का, और हम समझ रहे थे कि प्रैक्टिकली हम चीज़ों को आए, हम गाना निकाले, स्ट्रमिंग प्ले करें। लेकिन जो अब लेसन है वो थोड़ा सा यहाँ से हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व होगा। दिमाग पहले भी इन्वॉल्व था, मतलब अब चीज़ों को समझना कि यहाँ से लेके इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसे करेंगे, मेजर माइनस, तो ये चीज़ों को समझना और जो हम प्ले कर रहे हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। तो म्यूज़िक कैसे काम करता है, तो इस लेसन में मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का, बताने का, ताकि आप, वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये, मतलब काफ़ी कंफ्यूज करता है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा समझाऊँगा, कोशिश करूंगा अपनी साइड से, मैं बस कोशिश ही कर सकता हूँ। बाकी आप अच्छे से समझना और समझ के और आप गिटार पे कैसे अप्लाई करोगे वो भी करना। बाकी जिसको समझ में ना आए, बाकी ध्यान से करना और धीरे धीरे करोगे तो सब हो जाएगा। अब थ्योरी बहुत से सोच रहे होंगे कि हाँ अब मैं गाना प्ले करने लग गया हूँ या गिटार आ गया है थोड़ा बहुत भी मुझे, तो यार ये थ्योरी बोरिंग होता है, क्यों समझूं क्यों नहीं समझूं। तो इन फ्यूचर अगर कोई आपसे पूछे, और जैसे कि 95% मैं गारंटीड बता देता हूँ आपको, 95% लोगों को पता नहीं होगा कि इसका नाम EBG ही क्यों रखा गया और इसे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे क्यों ट्यून किया गया है हमारा गिटार जो है, तो ऐसा साउंड क्यों करता है, इस पर ट्यून क्यों करें हम। तो EBGD क्या है, वाई नॉट ABCDEFGHIJK। तो जिसको ये मालूम ही नहीं होगा कि हमारा कहाँ तक सीमित है, हमें यहाँ तक रहना है और इसके पार जाना है, स्वर क्या है, सुर क्या है, नोट्स क्या है, पिचेस क्या है, ऑक्टेव क्या है, तो हमें ये नहीं मालूम है। तो जब हम इन चीज़ों को समझेंगे और फिर तभी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। और चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। इन बेसिक सी चीज़ है, लगती मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे। शुरुआत है तो उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपको ज़रूरत है समझने का। तो शुरू से शुरू करते हैं। अब जो मैंने बता दिया कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है ये कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे क्यों ट्यून रखा है, तो थोड़ा सा बताता हूँ चलो आपको। जो हमारा EGDBE है, तो ये कंप्लीट हमारा स्ट्रिंग्स का नाम EADGBE, ये मिलकर E माइनर 11 बन जाता है। तो देखो अब इसमें गणित आ गया, मैथमेटिक। E माइनर 11 क्या है, तो आप लोगों को कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि चलो शुरू से ही फिर वही वाली बात, शुरू से ही शुरू करने वाली। इसका 1800 सदी में हमारा ये मॉडर्न गिटार जो है, जो हम आज प्ले करते हैं, तो ये बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था, स्पेन में बनाया था, एंटोनियो दी टोरेस ने ये बनाया था, तो उनके द्वारा बनाया गया था। फिर ये उस टाइम पे दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक का ज़माना था, मतलब क्लासिकल प्ले होता था म्यूजिक, और क्लासिकल म्यूजिक में माइनर्स प्ले होते हैं। कंफ्यूज मत हो कि माइनर्स क्या है, उसी के लिए लेसन है। तो सिर्फ मैं आप लोगों को अभी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ 95% लोगों को क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये काफ़ी
एक जिसने ये बनाया है, जिसने स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे हमारे गिटार को ट्यून किया है, वो एक जीनियस बंदा था। तो जीनियस दिमाग को समझने के लिए बहुत ही मतलब डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, हमें उसको समझना ज़रूरी है। जीनियस को समझना आसान नहीं होता। तो सिर्फ इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हाँ, कि अब थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जब जैसे ये E A D G B E, तो ये सारी स्ट्रिंग मिलके E माइनर 11 बना देती है। अब ये जो हमारी लो E और हाई E, तो ये दोनों E माइनर रूट है इनके, चाहे आप कहीं पे भी किसी भी फ्रेट पे प्ले कर लो, ये माइनर रूट प्ले करेंगे। और ये जो हमारी G स्ट्रिंग है, तो ये हमारी G स्ट्रिंग जो है, तो ये मेजर की रूट, कहीं पे भी आप प्ले कर लो किसी भी फ्रेट पे, आप ये मेजर की होगी, ठीक है, ये मेजर और ये दोनों माइनर्स। तो इसी तरीके से काफ़ी इस पे मैथमेटिक्स, और मैंने बता दिया जीनियस है। और जैसे कि देख लो, अब आपको पता है सी मेजर आपका लेसन है, तो अगर मैं 5th फ्रेट पे ये तीनों स्ट्रिंग प्ले करता हूँ, तो ये भी सी है, देखो साउंड सेम आ रहा है। तो सी मेजर और ये ए माइनर, ऐसे ही 12 फ्रेट पे ये मैं 3 स्ट्रिंग प्ले करता हूँ, डी जी बी, तो ये जी है। ऐसे ही ये नीचे की 3 करता हूँ, ई माइनर, अलग अलग पिचेस है। तो सिर्फ थोड़ा सा बता दिया कि जिस तरीके से उन्होंने बनाया गया है, तो काफ़ी जीनियस माइंड है उनका रहा होगा जिसने भी ये इसे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ट्यून किया है। तो अब आगे हम बात करते हैं इस पे दोस्तों, आपको कि बिल्कुल ही समझने के लिए, ताकि आप उन 95 लोगों में से नहीं हो कि जिन्हें नहीं पता कि गिटार को स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे क्यों रखा गया है। क्योंकि मास्टर पियानो जो है, पियानो वो ऑलरेडी ट्यून है हमारे पास, तो अब और उसमें इजी भी होता है क्योंकि सारा कीबोर्ड एक ही लाइन में होता है, एक ही लाइन में कीज होती है, ब्लैक कीज, वाइट कीज, आपको पता होगी, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या है, हमें ईजी होता है, एक जगह पे ही हमें सब कुछ मिला हुआ है। इसमें हमें जी स्ट्रिंग पे जैसे कि आपको पता है ट्यून करते हैं, तो सिर्फ हम 4th फ्रेट का यूज़ करते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, अभी तक मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है। वो क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि इसको जानने के लिए आपको मेजर, माइनर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके नोट्स, पिचेस, स्केल्स, सब आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए लेसन आगे शुरू हो रहा है। इतना आपको कंफ्यूज करने के बाद बस बता दिया आपको कि हाँ, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो आगे समझने के लिए चीज़ों को, कि हाँ अब तो मुझे थ्योरी सीखनी ही है। तो चलो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। म्यूजिक थ्योरी में सबसे पहले हम सीखते हैं म्यूजिकल अल्फ़ाबेट। तो ये म्यूजिकल अल्फ़ाबेट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है A B C D E F और G। तो ये म्यूजिकल अल्फ़ाबेट है। ये दरअसल क्या है, ये है नोट्स। अगर मैं आगे बात करता हूं नोट, पिच, टोन, तो मतलब मैं एक ही चीज, सेम चीज की बात कर रहा हूं। तो अब हमारे पास ये 7 है, 7 नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे G के बाद H I J K L ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे A से A to G इतना ही होता है। वेस्टर्न म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं कंप्लीटली, तो हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं। अब ये 7 नोट में हम 5 नोट मतलब हमें और चाहिए ताकि हम कंप्लीट 12 नोट्स बना सके। तो ये नेचुरल नोट्स है, जो इसमें 5 जुड़ेंगे वो एक्सीडेंटल नोट्स होंगे। नोट्स क्या है, सुर, सुर जानते होंगे आप, स्वर। तो एक्सीडेंटल नोट, विकृत स्वर, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हम अभी इंग्लिश में समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए। वेस्टर्न म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं। अब उसको ढूंढने के लिए, समझने के लिए आपको इंटरवल समझना पड़ेगा। इंटरवल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 नोट्स। 2 नोट्स के बीच में जो गैप होता है उसको इंटरवल कहते हैं। अब इंटरवल कैसे काम करता है, वो काम करता है 2 तरीकों से, हाफ स्टेप और होल स्टेप, आधा कदम, पूरा कदम। तो हाफ स्टेप, होल स्टेप, सेमीटोन, माइक्रोटोन,
आप ऐसा भी इन फ्यूचर अगर आप कहीं सुनो या पढ़ा हुआ देखो तो मतलब हम यही हाफ स्टेप होल स्टेप की ही बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब हमें एक्सीडेंटल नोट्स ढूंढने के लिए ये इंटरवल, हाफ स्टेप, होल स्टेप कैसे काम करेगा आप देखो। अब ए के बाद इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में आता है ए शार्प। आपने अगर कीबोर्ड, पियानो देखा होगा तो उसमें व्हाइट कीज होती है, ब्लैक कीज होती है। तो जो व्हाइट कीज होती है वो ए बी सी डी ई एफ जी इतना ही होता है। उसमें 88 कीज होती है पियानो में। अब ऐसा नहीं है कि 88 अल्फाबेट है, ऐसा नहीं है। ये ही चलता रहता है आगे तक आगे कि हाँ फिर इसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है, दोबारा शुरू हो जाता है, जी के बाद फिर दोबारा ए शार्प। अब बी सी में कुछ गैप नहीं होता, ये हाफ स्टेप है तो इसमें कुछ नहीं है। इसके बीच में एक गैप है, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ में भी कोई गैप नहीं होता, इसके बीच में गैप है, एफ शार्प और फिर जी शार्प और फिर दोबारा ये ए, ऐसे दोबारा ये ए आ जाता है। तो मतलब यही कंटिन्यू होता रहता है, ए के बाद ए शार्प, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। तो अब आपको पता चल गया होल स्टेप, हाफ स्टेप क्या है। ए से ए शार्प तक हाफ स्टेप, ए से बी होल स्टेप, बी से सी ऑलरेडी हाफ स्टेप ही होता है और बी से सी शार्प होल स्टेप और ए से सी होल स्टेप। तो आप समझ गए कि ये हाफ स्टेप और जब हम एक गैप हो जाता है तो उसे होल स्टेप कहते हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं, अब आपको 12 नोट्स पूरे मिल गए हैं तो वो एक क्रोमेटिक स्केल बन जाता है। मतलब अब आपके पास 12 नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और वो 12 नोट्स क्या है, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो ये हमारे टोटल कंप्लीट 12 नोट्स हो गए। मतलब अब हमारा ये जो है क्रोमेटिक स्केल, इसको बोलेंगे क्रोमेटिक स्केल में ईच एंड एवरी नोट प्ले होता है। मतलब ये पूरा डिक्शनरी है दोस्तों म्यूजिक का, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब ये बात हो गई शार्प की। शार्प का आपको साइन पता चल गया, मैं बात कर रहा था कहते कहते, तो ये शार्प है, हैश करके इसका साइन है, शार्प है। अब फ्लैट की बात करते हैं। म्यूजिक में ही कभी ना कभी आपने ये देखा होगा, ये साइन है, ये फ्लैट को दर्शाता है, तो इसको फ्लैट कहते हैं। अब ये इसके अंदर कहां फिट होता है वो आपको बताता हूं। अब आपने देखा ए शार्प, अब ये सेम नोट ही रहेगा बी फ्लैट, इसको ए शार्प को हम बी फ्लैट भी कहते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, जब ये ए रेज होता है तो ए शार्प बन जाता है और जब बी से लो पे आता है तो ये बी फ्लैट हो जाता है। उसी तरीके से बी सी के बीच में कोई शार्प नहीं होता तो सी शार्प में होता है तो डी फ्लैट बन जाता है। अब ई एफ, डी शार्प ई फ्लैट बन जाता है। ई एफ में भी कोई गैप नहीं होता, कोई शार्प नहीं होता इसमें, तो एफ जी में ये एफ शार्प जी फ्लैट बन जाता है और फिर जी शार्प उसके बाद ए आता है तो ये ए फ्लैट बन जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जब ए रेज होता है तो ए शार्प बन जाता है, बी लो जाता है तो फ्लैट बन जाता है। चाहे आप किसी भी नोट में हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से नोट पे प्ले कर रहे हो, तो वो ही है। चाहे आप ई पे प्ले कर रहे होंगे तो फिर डी शार्प ई फ्लैट हो जाएगा। तो ये उस तरीके से ही काम करता है। सिर्फ आप नॉलेज के लिए अभी ये समझ लो, सिर्फ बेसिक सा कि ये कैसे काम करता है। बी शार्प और ई शार्प, ऐसा कुछ नहीं होता म्यूजिक में, यानी कि बी शार्प नहीं होता और ई शार्प नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में हाफ स्टेप ही है, तो इसमें बी शार्प नहीं होता है। ऐसे ही ई शार्प जैसी कोई चीज म्यूजिक में नहीं होती। अब हम बात करते हैं ऑक्टेव की। ऑक्टेव का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ 12 नोट्स। तो जो डिस्टेंस होता है 12 नोट्स का, जैसे अब आप देख रहे हो ए से
जी शार्प के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, ए, दोबारा यही शुरू हो जाएगा। तो ये 12 नोट्स एक ऑक्टेव हो गया, ए टू ए ऑक्टेव हो गया। तो जो भी पिचेस होती है कीबोर्ड में, आपने पियानो में देखा होगा, तो वो अलग अलग, जी शार्प के बाद फिर दोबारा ए, तो वो ऑक्टेव होता है। तो अब आपको पता चल गया। तो इसमें सिर्फ बेसिक सा आपको बताया गया है कि कैसे ये काम करता है। हम इसको अभी लिख पढ़कर समझ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वाइट बोर्ड तक ही सीमित नहीं रह जाती। जब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे, तब पता चलता है कि ये कैसे काम करता है, हमें आगे कैसे समझना है। तो आपको थोड़ा सा अब प्रैक्टिकली प्ले करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों, ये बिल्कुल मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो यही म्यूज़िक थ्योरी है, उन पे ये सेम नोट्स होते हैं, सेम स्केल होते हैं, यही सब वो चीज़ें हैं जो काम करती है। चाहे वो गिटार हो, पियानो हो, हारमोनियम हो, हारमोनिका हो, माउथ ऑर्गन हो, सैक्सोफोन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो म्यूज़िक का, तो उस पर काम करते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं गिटार पे बता देता हूँ। ए स्ट्रिंग है, ओपन प्ले करेंगे, कहीं फिंगर नहीं रख रहा, ए है तो ये ए शार्प हाफ स्टेप, और ये बी होल स्टेप। मतलब अगर मैं ए शार्प प्ले नहीं करूंगा इस पे, तो ए बी, मैंने एक गैप कर दी ना एक का, तो सिर्फ आप हाफ स्टेप होल स्टेप समझ रहे हो, तो सिर्फ आप समझ लो। जैसे ये ई है, ई स्ट्रिंग है, तो ई के बाद आपको पता है डायरेक्ट एफ आता है, क्योंकि ई शार्प नहीं होता, तो ई के बाद एफ, ये एफ है, एफ नोट, ये रूट एफ, एफ, एफ के बाद क्या आता है, एफ शार्प, ये एफ शार्प, एफ शार्प के बाद क्या आता है, जी, जी। अगर हमें एफ शार्प प्ले नहीं करना, डायरेक्ट एफ के बाद हमें जी प्ले करना, तो एफ और जी, ये बीच में एफ शार्प, तो ये हाफ स्टेप है और ये होल स्टेप। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ स्टेप होल स्टेप कैसे काम करता है। सभी नोट्स आपको बता देता हूं, कितना इजी हो गया अब आप लोगों के लिए समझने के लिए। अब क्रोमेटिक स्केल भी देख लो, इसमें क्रोमेटिक स्केल भी कैसे काम करता है। ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी शार्प और ई। हो गया ना खत्म। तो अब यहां से यहां तक हमारा एक ऑक्टेव, मतलब पूरे 12 नोट्स हमने प्ले कर लिए। तो हमारा क्रोमेटिक स्केल सबसे इजी। अगर ए का हम क्रोमेटिक स्केल प्ले करेंगे तो कैसे करेंगे, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और डी, सॉरी जी शार्प। तो देख लो आप, ये जो 12th फ्रेट है ना, ये 2 पोजीशन मार्क, 2 डॉट्स देख रहे हो आप, तो यहाँ पे सेम ही होता है पूरा। मतलब एक ऑक्टेव हमारा 12 नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए दिया होता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं आपको समझने के लिए। बाकी मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप इसमें खुद भी समझने का कोशिश करें। सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको मेजर स्केल के लिए और माइनर स्केल के लिए, और कोड्स कैसे बनते हैं, प्ले होते हैं। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊँगा। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है, आप इसको खुद समझेंगे। बाकी सारे नोट्स आपको पता चल गए हैं, अब बाकी आप इसको खुद समझेंगे और कोशिश करेंगे तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये प्ले करने के लिए और समझने के लिए। तो ये एज अ होमवर्क लगा लो आपको। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं इसमें, आपको बता देता हूं मेजर स्केल कैसे बनते हैं, मतलब मेजर स्केल कैसे काम करते हैं और कैसे बनते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये मेजर स्केल ही हमें जानना जरूरी होता है, फिर माइनर स्केल हो, पेंटाटोनिक स्केल हो, आगे जो भी आगे स्केल जाते रहेंगे वो यहीं से समझने के बाद आपका सफ़र आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा है और समझना आपको ज़रूरी है। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, बाकी आप इसको खुद से समझकर कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी से आएगा, क्योंकि बेसिक जो था मैं आपको समझा चुका हूं। अब मेजर स्केल ये कैसे काम करता है, ये काम करता है होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप और हाफ स्टेप। ये था आपका हिंट। इसमें 5 नोट्स
होल स्टेप होते हैं और 2 नोट्स हाफ स्टेप होते हैं। ये था। अगर आप जैसे देखते हो जो C D E F G A B, अगर मैं C मेजर स्केल की बात करूं, C मेजर स्केल की, तो C मेजर एक ऐसा स्केल है, इसकी ही क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इस स्केल में कहीं पे भी शार्प नहीं है, तो समझना बहुत इजी हो जाता है। C में C D E F G A B। अब इसमें आप देख रहे हो होल स्टेप, इसके बीच में C के बाद होल स्टेप आता है C D E F होल स्टेप, फिर इसमें D शार्प, फिर इसके बीच में हाफ स्टेप होता है, फिर ऐसे ही B से B to C हाफ स्टेप। तो ये इसी तरीके से काम करता है, होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। तो ये सिर्फ आपको ये समझना है, आपको सभी मैं ये दे देता हूं कि सारे मेजर स्केल किस तरीके से हैं, आप इस तरीके से इनको समझें, कैलकुलेट करें कहाँ पे क्या हुआ, आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि ये कोड्स क्या है और कैसे बनते हैं। कोड्स जैसे आप जानते होंगे, मैंने आगे पहले बता दिया था जब हमारा लेसन शुरू हुआ था 90 सीरीज का, कि कोड्स क्या है। कोड्स एक से ज़्यादा नोट्स एक साथ प्ले होते हैं तो वो कोड्स बन जाते हैं। तो कोड्स कैसे बनते हैं इसका दिखाता हूँ मैं। एज अ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सी, जैसे हमें सी कोड है तो C D E F G A B C, फिर ऐसे ही चलता रहता है ये अब आपको पता चल गया। तो इसमें आपको जानना होगा ट्रायड। ट्रायड मतलब त्रिमूर्ति, तीन चीजें काम करती है इसमें। एक तो रूट मतलब जो C रूट, अब तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, सभी कोड्स में ये अप्लाई होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। तो फर्स्ट क्या है हमारा C, रूट C है, तो इसमें थर्ड क्या है 1 2 3 E 4 5, फिफ्थ क्या है G, तो C E G हमारा हो गया। अब अगर हमारा रूट D है तो ये कैसे काम करेगा, इसका फर्स्ट D रूट है तो D, थर्ड कौन सा हुआ 1 2 3, थर्ड F 4 5 A D F A। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। इसका पहला E रूट है तो E, थर्ड इसका G होगा E G, फिफ्थ इसका B E G B। तो मेन क्या काम कर रहा है आपको पता है, इसमें है ट्राइड, फर्स्ट मतलब रूट, थर्ड और फिफ्थ, ये कोड्स बनाने में काम करते हैं मेजर कोड्स में। अब यही चीज माइनर कोड पे कैसे काम करेगी, तो माइनर कोड पे अब लगा लो आप C माइनर। अब माइनर का है तो माइनर में क्या है, फर्स्ट रूट सेम रहेगा। अब थर्ड में जो है वो लेस देन थर्ड मतलब फ्लैट थर्ड, और फिफ्थ सेम रहेगा, मतलब ये ट्राइड ही चलेगा लेकिन लेस देन थर्ड। तो ये अब इसमें कैसे काम करेगा, C D इफ, तो मतलब फर्स्ट हमारा रहेगा C रूट है, थर्ड हमारा लेस देन थर्ड क्या होगा E। जब हम यहां से यहां पर जाते हैं तो आपको पता है ये बीच में D शार्प रहता है, और जब हम यहां से यहां जाते हैं तो ये E फ्लैट बन जाता है, तो E फ्लैट। और फिर हमारा फिफ्थ है G, तो G। तो अब आपको पता चल गया माइनर भी कितना इजी हो गया समझने के लिए, क्योंकि हमने मेजर समझ लिया था। C E फ्लैट G, तो फर्स्ट लेस देन थर्ड और फिफ्थ, तो ये ही चीज चलेगी माइनर में। इसी तरीके से हम बाकी भी बनाते जाएंगे। मैं चाहता हूं ये चीजें जो बाद में ये सब बताया है मैंने, ये आप इन चीज़ों को समझो और कोशिश करो गिटार पे प्रैक्टिस करते हुए समझने की, बनाने की, नोटबुक में खुद समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि जब हम खुद समझते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा काम करता है और फिर एक अच्छा गिटारिस्ट बनने में हमें हेल्प करती है। तो सिर्फ आपको छोटा बता दिया और जो बेसिक था बिल्कुल आराम से समझाने का कोशिश किया हुआ है।
इस वीडियो में। तो यही था, अब आपको पता चल गया है। बाकी आप आगे भी इन्हीं सब चीज़ों को कंटिन्यू करके आप समझ सकते हैं। तो यारो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी पे मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने का, और जिसको नहीं समझ में आया है ध्यान पूर्वक देखोगे, पूरा ध्यान लगाकर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे चीज़ों को, तो दोस्तों आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है। और आप धीरे धीरे समझ के फिर गिटार पे उसे अप्लाई करके आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और बस आपको समझना ही था इसमें। अब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले लेसन पे।